और इस आभासी पटल पर इस सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए जुड़े सभी प्रतिभागीगण, मैं सबका यथा योग्य सबको मैं प्रणाम करता हूं और सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, जावेद अब्दुल्लाह ने मुझे मेरे वक्तव्य का विषय निर्धारित किया है सनातन गांधी बापू से वैश्विक संवाद। मैं अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही ये बात स्पष्ट कर दूं कि आज से 2 वर्ष पहले गांधी के प्रति जो मेरी सोच समझ रही, उस सोच समझ को लेखनीबद्ध करने के लिए मैंने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक है सनातन गांधी बापू से वैश्विक संवाद। और उसी पुस्तक के शीर्षक से प्रभावित होकर जावेद ने मेरे वक्तव्य का यही विषय निर्धारित कर दिया। आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये विषय अपने में गांधी के बहुत ही एक व्यापक परिदृश्य को अपने में समाहित किए हुए है, लेकिन मैं अपने वक्तव्य में उसकी एक रूपरेखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और मैं गांधी के संबंध में कुछ प्रतिपादित करने के बजाय हम एक गांधी के साथ एक संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और वो संवाद मेरा व्यक्तिगत नहीं होगा, बल्कि उसका प्रयास होगा कि हम सब लोग इस सम्मेलन में जो जुड़े हैं वो गांधी से संवाद कर सकें और गांधी का जो यथार्थ है उसको प्रकट कर सकें। मेरा ऐसा मानना है कि गांधी के विषय में सबके अपने अपने झूठ हैं और गांधी का सत्य अभी भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है और आज दुनिया के सामने उसे उद्घाटित करने की बड़ी महती आवश्यकता आ पड़ी है। अपने समय में गांधी इस दुनिया के लिए जितना मौजू और समीचीन थे, ये दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मुझे लगता है कि गांधी की प्रासंगिकता, गांधी का औचित्य और गांधी की जरूरत इस दुनिया को के लिए बढ़ती जा रही है। ये बात अलग है कि दुनिया इस बात को कितना समझती है या नहीं समझती है, फिर भी गांधी तो सत्य और अहिंसा की लाठी लिए हुए एक सनातन व्यक्ति हैं, एक सनातन सत्य है। ये सनातन शब्द को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि भारतीय परंपरा में यह सनातन शब्द का क्या अर्थ होता है। इसे परिभाषित करते हुए मुझे एक किसी पुराण में एक श्लोक मिला जहां सनातन शब्द को बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया गया है, उसके अर्थ को स्पष्ट किया गया है। वह श्लोक है कि सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाना तनीति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी। सनातन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है और पुराण के लेखक यह कहते हैं कि इसमें सना शब्द का अर्थ होता है सर्वकाल। सर्वकाल में जो एक जैसा रहता है वही सना है। और तनि शब्द का अर्थ होता है कि सर्वकाल में जो विद्यमान रहता है, जो उपस्थित रहता है। तो सर्वकाले सना प्रोक्ता विद्यमाना तनीति च सर्वत्र सर्वकालेषु विद्यमाना सनातनी। अर्थात सर्वत्र और सभी कालों में जिसका जो सत्य विद्यमान होता है वही सनातन है। और उस सत्य को जो व्यक्ति अपने में धारण करता है, अर्थात उस सत्य का जो व्यक्ति इम्बॉडीमेंट बन जाता है, उसी को हम सनातनी कहते हैं। तो इस अर्थ में गांधी के साथ मैंने सनातन शब्द के विशेषण को जोड़ा है और उसे हम सार्थक समझते हैं। मित्रों, गांधी को या सनातन गांधी को समझना मेरे लिए मानो एक विचार की एक परियोजना की तरह है। और मैं आज अपने संक्षिप्त व्याख्यान के माध्यम से आप सबों को इस परियोजना का भागीदार बनाना चाहता हूं कि आप भी इस परियोजना में भाग लें और गांधी पर सोचें। आप
के 5 पहलू हैं। इसमें पहला यह है कि क्या गांधी महात्मा इन मेकिंग समझा महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीके से समझा जा सकता है। दूसरा, इस परियोजना की पहलू यह है कि गांधी को उसकी निजता में समझने के लिए क्या व्यक्तित्वांतरण, जिसे अंग्रेजी में ट्रांस पर्सनलाइजेशन कहते हैं, क्या हमें इस पद्धति या इस अप्रोच को उपयोग में लाना चाहिए। और साथ ही साथ यह कि यदि गांधी एक व्यक्तित्वांतरित व्यक्ति थे तो उनका व्यक्तित्वांतरण किस सत्य में हुआ था, इसे भी समझना गांधी की, सनातन गांधी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो व्यक्तित्वांतरित गांधी को समझना सनातन गांधी की मेरी वैचारिक परियोजना का दूसरा पहलू। इसका तीसरा पहलू है कि गांधी को सनातन भारत की जड़ों से जोड़कर कैसे देखा जाए। अक्सर लोग थोरो, कारपेंटर, रस्किन इत्यादि से प्रभावित गांधी को लोग समझते हैं। तो क्या गांधी को सनातन भारत की जो ज्ञान परंपरा है, उसका जो सत्व है, उसकी जड़ों से जोड़कर क्या गांधी को समझा जाना चाहिए। इस परियोजना का जो चौथा पहलू है वो किस कि गांधी ने आधुनिकता के उषा काल को देखा था और उस उषा काल में ही आधुनिक सभ्यता की संभावित परिणामों का आकलन वो कर लिए थे। तो गांधी ने जिस आधुनिक सभ्यता की खरी खोटी आलोचना की थी, आज वह सभ्यता तो एक तरह से कहिए विश्व सभ्यता का रूप धारण कर ली है और आताल से पाताल तक अपने दोनों पंखों को फैला लिया है और दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के ध्रुवों को उनके आंगन में ही यह आधुनिक सभ्यता अप्रासंगिक बनाती जा रही है। और इस आधुनिक सभ्यता के पैरोकार जो पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े चिंतक हुए, उन्होंने इसकी प्रासंगिकता को अपनी ज्ञान की विशेषज्ञता के आधार पर विगत 350 वर्षों में इतना मजबूत तरीके से स्थापित किया है कि आज पूरी दुनिया आधुनिक सभ्यता के प्रकार विशेषज्ञों के द्वारा आधुनिक सभ्यता के विषय में एक प्रिजनर्स डायलेमा की स्थिति पैदा कर दिए हैं, या दूसरी शब्दों में कहें तो कैच 22 सिचुएशन जैसी हमारे सामने परिस्थिति पैदा कर दी गई है, जिसमें हम आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर ही नहीं सकते हैं और यदि करते हैं तो उसे इस दुनिया की बहुसंख्यक जनसंख्या और इस दुनिया का मानस उस तरह के विचार को एक प्रतिगामी विचार समझ लेता है कि यह तो प्रगति विरोधी विचार है। तो ये पांचवा पक्ष हमारी परियोजना का यह है कि आज अगर गांधी होते तो जो आधुनिक सभ्यता के आज की दुनिया के जो पैरोकार हैं, जैसे मैक्स वेबर, सॉस्यूर, मार्क्स, या और भी आप ले लीजिए वर्तमान समय में युवाल नोआ हरारी, इन सब लोग जो
आधुनिक सभ्यता की पैरोकारी करते हुए थकते नहीं है, आज गांधी उनसे किस प्रकार से संवाद स्थापित करते या आज पश्चिमी दुनिया में जो बहुत आत्मचेता विचारक हैं, जो आधुनिक सभ्यता से होने वाली संभावित डेंजरस कंसिक्वेंसेज को समझते हैं, उसकी आलोचना करने का प्रयत्न करते हैं। तो गांधी की जो आधुनिक आलोचना है और इस प्रकार के जो पश्चिमी विचारक जो और जो आधुनिक सभ्यता के प्रबल पक्षकार हैं, उन्हें गांधी कैसे जवाब देते या उनकी बातों का गांधी कैसे आलोचना करते, ये सनातन गांधी की मेरी वैचारिक परियोजना का ये 5वां पक्ष है। इन्हीं 5 पक्षों पर मैं थोड़े थोड़े बहुत ही संकेत रूप में अपने विचार आप लोगों के सामने साझा करने का प्रयास करूंगा, और इस प्रयास का मेरा उद्देश्य होगा कि आप भी मेरी इस सनातन गांधी की वैचारिक परियोजना में भागीदार बने और अपने अपने ढंग से इन 5 पहलुओं पर सोचें। क्योंकि भारत में गांधी पर आज तक जिस तरीके से विचार हो रहा है और गांधी को लेकर जितने गांधी को लांछित करने वाले जितने क्रियाकलाप और गांधी को लांछित करने वाले जितने साहित्यों को इस देश में प्रश्रय दिया जा रहा है, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि गांधी के हिंद स्वराज पर अंग्रेजों ने तो प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जिस व्यक्ति को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आज उसको लांछित करने वाले साहित्यों पर आजादी के बाद किसी सरकार की यह जुर्रत नहीं हुई कि वैसे साहित्यों पर वो प्रतिबंध लगा सके। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, और इन्हीं बातों को लेके मेरे मन में जो पीड़ा होती है, इसी पीड़ा से विश्रांति प्राप्त करने के लिए मैंने सनातन गांधी की वैचारिक परियोजना को अपने जीवन में, अपने अकादमिक जीवन में एक हिस्सा बनाया है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि गांधी को समझने, देखने, परखने का जो सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित तरीका है वह है महात्मा इन मेकिंग का। और इसका बहुत साधारण मतलब यह होता है कि गांधी ने उस मुकाम को धीरे धीरे विकसित करते हुए प्राप्त किया था, और तब जाकर दुनिया उन्हें गांधी के रूप में जान पाई। गांधी के बनने की प्रक्रिया एक ग्रेजुअली डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, और ये महात्मा इन मेकिंग की विचार पद्धति है, उसी की विचार सरणी है। आप थोड़ा सा ठहर के आप सोचें तो आप पाएंगे कि गांधी के महात्मा बनने की यह एक अनुभविक ज्ञान मीमांसीय पद्धति है, और उसी के माध्यम से इसको गांधी को समझना है। और डार्विन के विकासवाद और आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर संभवतः किसी व्यक्ति को समझने का यही एकमात्र आजकल सर्वतंत्र स्वतंत्र एक पर्यवेक्षणीय ज्ञान मीमांसा मानी जाती है। लेकिन कभी हमें यह प्रश्न उठाना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति को जिस ज्ञान मीमांसा से समझा जाता है, उसी पद्धति से क्या महात्मा के तत्व को भी समझा जा सकता है? मैं कहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और वह यह है कि आज गांधी का संपूर्ण जीवन दुनिया के सामने पूरी तरह से अनावृत है। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी छिपाया नहीं, यहाँ तक कि जिन बातों को वो छुपा सकते थे उसे भी वो नहीं छुपाए और उसे अखबारों में प्रकाशित किए। आप ऐसे बहुत सारे
गोपनीय बातों को जानते हैं। तो अगर पूरी दुनिया के सामने पूरे गांधी का जीवन वृत्त पूरी तरह से अनावृत है, एक खुली किताब की तरह है, तो क्या उस जीवन वृत्त में विन्यस्त, मतलब उसमें अप्लाइड व्यक्तित्व निर्माण की कोई ऐसी अभियांत्रिकी निकाली जा सकती है जिसका विनियोग कर या जिसको लागू कर किसी व्यक्ति को महात्मा गांधी बनाया जा सके? क्योंकि ये बात तो आधुनिक मनोविज्ञान और डार्विन के विकासवाद की पद्धति को इसे स्वीकार होना चाहिए कि वो गांधी बनने की प्रक्रिया की एक अभियांत्रिकी बनाए और किसी व्यक्ति पर लागू करके उस व्यक्ति को महात्मा गांधी बना दे। लेकिन यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं है, तब यह महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीकों से गांधी के समझने की पद्धति पर एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और मैं समझता हूं कि गांधी को महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीके से समझने की सबसे बड़ी विफलता यही है कि आप गांधी के अनावृत जीवन के आधार पर व्यक्तित्व निर्माण की कोई ऐसी अभियांत्रिकी नहीं बना सकते जिसे लागू करके आप किसी दूसरे व्यक्ति को महात्मा गांधी बना सकें। तो क्या हमें महात्मा गांधी को समझने के दूसरे तरीके पर विचार करना चाहिए? और वह विचार जाना चाहिए कि गांधी होता हुआ, गांधी धीरे धीरे बन नहीं रहे थे, बल्कि गांधी धीरे धीरे प्रकट हो रहे थे, अभिव्यक्त हो रहे थे। उनके अंदर कुछ था जो धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। और जब आप इस दृष्टि से गांधी को समझने का प्रयास करेंगे, तब यह कहना गांधी के विषय में ज्यादा उचित होगा कि विकसित होता हुआ गांधी महात्मा नहीं, बल्कि अभिव्यक्त होता हुआ महात्मा वास्तव में गांधी है। मैं इस वाक्य को फिर से राम धीरज सर को सुनाने के लिए मैं फिर से इस वाक्य को दोहराता हूं कि विकसित होता हुआ गांधी महात्मा नहीं, बल्कि अभिव्यक्त होता हुआ महात्मा वास्तव में गांधी है। और यदि हम इस अप्रोच को पकड़कर गांधी को समझने का प्रयास करें, तो बिल्कुल ठीक बात। उनके विचार, उनके कर्म और उनके समस्त जीवन भर के निर्णयों में एक वाक्यता के सूत्र खोजने पड़ेंगे। और हमें यह भी परखना होगा कि वो गांधी में अंतर्निहित वह कौन सा सत्य था जिसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में उनके जीवन को सत्य का प्रयोग कहा जाता है। और यदि इस अप्रोच से आप गांधी पर विचार करेंगे, तब आपको बहुत चौंकाने वाली बातें आपको समझ आएंगी कि एक व्यक्ति में दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने कितने परस्पर विरोधाभासी मैं उन सब वक्तव्यों की कर सकता हूं, लेकिन केवल एक दो वक्त विश्वास करना मुश्किल होगा कि गांधी हम और आप की तरह कोई हाड़ मांस का पुतला व्यक्ति था। मित्रों, ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया ये वक्तव्य कोई गांधी की प्रशंसा में या प्रशंसा के अतिरेक में दिया गया वक्तव्य नहीं है। इस वक्तव्य की महानता इस बात में है कि आप देखें कि यह वक्तव्य वह व्यक्ति दे रहा है जो वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का अपने समय का सबसे बड़ा पुरोधा था, और गांधी उस वैज्ञानिक दृष्टि के अपने समय के सबसे बड़े विरोधी व्यक्ति थे। इस
संदर्भ में जब आप आइंस्टाइन के वक्तव्य को समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये गांधी के मर्म को स्पर्श करने वाला कितना महान वक्तव्य है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात। मुझे याद नहीं आ रहा है कि एक बहुत बड़ा धर्म विज्ञानी पश्चिम का था, उसका नाम था आरसी जेनर। उसने जब एक किताब लिखी और उस किताब में गांधी पर एक चैप्टर लिखा, आरसी जेनर ने, तो उस चैप्टर का रामधीरज सर नाम दिया गया एंड युधिष्ठिर रिटर्न्ड अगेन। आरसी टैगोर ने उन्हें कहा था इम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, सत्य का मूर्त रूप उन्होंने कहा था। लेकिन इन वक्त ये जो 3 वक्तव्य आपके सामने रखे गए, ये प्रशंसा परक वक्तव्य नहीं है, ये गांधी के विषय में बहुत तथ्य परक वक्तव्य है। लेकिन इसके विपरीत आप गांधी के भर्त्सना करने वाले, गांधी को निरस्त करने वाले, गांधी को खारिज करने वाले पता नहीं कितने वक्तव्य दुनिया के महान लोगों ने दिया है। एक बहुत ही पश्चिमी विचारक था जिसकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी ग्रेट सोल, गांधी स्ट्रगल विथ इंडिया। संभवतः इसका नाम था लेली वेल्ड। ये बड़ी प्रसिद्ध किताब है। उसमें वो कहता है कि गांधी को स्वयं उनके ही विरुद्ध खड़ा कर देना मुश्किल काम नहीं है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि किसी व्यक्ति को यदि उसके ही विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है किसी व्यक्ति को खारिज करने का, कि उसको उसके विरुद्ध ही खड़ा कर दिया जाए। इसका तो मतलब ये होगा ना कि गांधी को वो यूनिटी ऑफ अपोजिट्स के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, विरोधों की एक। और तो और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनकी राष्ट्रपिता पुस्तक है, उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि गांधी में एक जबरदस्त आत्मविरोध देख, सेल्फ कंट्राडिक्शन देखता हूं। किसी कंट्राडिक्शन दिखना, उसे तो एक तरह से पूरे तौर से खारिज करना। इधर बड़ी अच्छी पुस्तक है, एक असंभव संभावना। ये पुस्तक की आप टाइटल देखिए, असंभव संभावना भी और असंभव। मतलब ये शीर्षक लगता है जैसे गांधी एकदम अव्यवहारिक है, मानो उनके लिए इस दुनिया में गुड प्लेस के अर्थ में वो यूटोपियन नहीं है, बल्कि नो प्लेस के अर्थ में वो यूटोपियन है। तो इन परस्पर जो विरोधी वक्तव्य मेरे सामने गांधी का जो चित्र प्रस्तुत करते हैं, गांधी के जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय भी हैं जिनके विषय में लोग आज बहुत विरोधाभासी बात करते हैं। तो आखिर अगर अभिव्यक्त होते हुए महात्मा के रूप में हम गांधी को समझें, विकसित होता हुआ गांधी महात्मा नहीं बना, बल्कि अभिव्यक्त होता हुआ महात्मा गांधी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो हमें इन सारे वक्तव्यों को और गांधी के जीवन में बहुत सारे निर्णय जो लिए गए समय समय पर, उनमें हमें कहीं न कहीं उस एक वाक्यता का सूत्र खोजना पड़ेगा, और उस एक वाक्यता को प्रमाणित करने के लिए गांधी के उस सत्य को समझना पड़ेगा जिस सत्य में उनका व्यक्तित्वांतरण हुआ। उनका व्यक्तित्वांतरण कैसा था, कैसे दुनिया में व्यक्तित्व
लोग होते हैं। बुद्ध भी व्यक्तित्वांतरण थे। चीन में लाओ त्से का व्यक्तित्वांतरण हुआ, और काशी के मनकंठा जब राजा डोम के साथ भगवत्पाद आचार्य शंकर का संवाद हुआ, जिस पर ग्रंथ लिखा गया, तो उस संवाद के से भी आचार्य शंकर का व्यक्तित्वांतरण हुआ। तो घटना घटती है, गांधी का वो है। मैं छोटी सी घटना, कटक की आवास के साथ थे, है तो क्या माजरा है।
आलोचना, आज की आधुनिकता की आलोचना करने वाली पुस्तक के रूप में उसे विस्तारित कर सके। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम गांधी विचार के सच्चे उत्तराधिकार होने का दावा नहीं कर सकते। हम गांधी को आज के युग में गांधी को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं और इसकी बड़ी संभावना है। और मैंने अपनी पुस्तक में यही करने का प्रयास किया है, जिस पर बहुत विस्तार से विचार करने का अवसर यहाँ नहीं है। अंत में मेरी परियोजना का एक पक्ष जो छूट गया वो यह था कि गांधी को लोग अक्सर रस्किन, थोरो, कारपेंटर इत्यादि से जोड़कर देखते हैं। ये एक तरह से कहिए कि ये गांधी को अभारतीय सिद्ध करने का एक बहुत बड़ा हमारे देश में षड्यंत्र चलता है, जबकि ये बात लोग नहीं समझते हैं कि गांधी अपने मूल हिंद स्वराज की पुस्तक में इन पुस्तकों की सूची उपलब्ध नहीं कराए थे। जब उस पर बैंड लगा था और जब उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था तो अंग्रेजों को समझाने के लिए इन्होंने इन पुस्तकों की सूची लगाई थी, और उसका प्रयोजन इतना ही था कि मैं जिस बात को मैं कह रहा हूं, जिस बात को लेकर मैं आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहा हूं, वो आपके ही परंपरा के विचारक भी ऐसा कहते हैं ताकि उनका मुंह बंद हो सके। लेकिन गांधी की जो वास्तविक भूमि थी, जहां वो खड़ा होके गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे थे, वो भारतीय ज्ञान परंपरा के या सनातन, या कहिए सनातन और अहिंसक सत्यान्वेषी भारत की जड़ों से वो जुड़कर वो आधुनिक सभ्यता की आलोचना कर रहे थे। और इसके लिए 2-4 उदाहरण मैं आपको दूंगा कि कैसे गांधी अहिंसक सत्यान्वेषी सनातन भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़कर उनका जो ज्ञान था, उनकी जो शक्ति थी, वो वहां से प्राप्त कर रहे थे। मैं 2-4 उदाहरण देके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। आप देखिए कि गांधी के विषय में रजिया मैडम ये कहा जाता है कि सत्य ही ईश्वर है। ये गांधी के द्वारा दिया गया बड़ा मौलिक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट गांधी ने कहीं से लिया नहीं है, लेकिन आपको मैं स्मरण दिलाऊंगा कि गांधी राम के प्रति उनमें कैसी निष्ठा थी और राम को वो कितना इंडोर्स करते थे। तो देखिए, वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदा श्रितः सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यं नास्ति परम पदम। राम कहते हैं कि इस लोक में सत्य ही ईश्वर है, सत्यमेवेश्वरो लोके। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? यही ना होगा कि ट्रूथ इज गॉड, ट्रूथ इज गॉड, यही ना इसका उत्तर होगा। तो गांधी जी का सत्य ही ईश्वर है, ये जो उनका बहुत आधारभूत उनकी दृष्टि है, वो देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल स्वर से कैसे लिया गया है। गांधी की एक दूसरी बड़ी प्रसिद्ध उनकी स्थापना है, साध्य साधन में विवेक, साध्य साधन की पवित्रता। आप देखिए कि इस बात को भी वो राम से आहरित करते हैं, डिराइव करते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम की प्रतिज्ञा है कि अहम सत्य प्रतिस्रवः सत्यम सत्येन समयीकृतम। मैं सत्य प्रतिस्रव हूं, इसलिए सत्य साधन से सत्य की प्रतिष्ठा करने के लिए मैं संकल्पकृत हूं। आप देख लीजिए साध्य साधन की पवित्रता का विचार। गांधी के विचारों में एक महत्वपूर्ण पक्ष यह माना जाता है कि गांधी राजनीति में सत्य और अहिंसा के प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और पूरे दुनिया में इनकी बड़ी महिमा है। लेकिन रामधीरज सर, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सत्य और अहिंसा का सक्रिय राजनीति में प्रयोग के प्रथम प्रयोक्ता भारतीय ज्ञान परंपरा में राम रहे। और राम और जाबाली के संवाद में ये रहस्य उद्घाटित हुआ, जहां राम यह कहते हैं कि सत्यमेवा निशंसन च राजवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्ये लोक प्रतिष्ठित। इसका अर्थ यह है
कि सत्य और अहिंसा ही सनातन राजवृत्त है, इटर्नल पॉलिटी है। सत्य और अहिंसा ही सनातन राजवृत्त है, इसलिए राज्य को भी सत्यात्मक होना चाहिए। यही गांधी का राम राज्य है। राज्य को भी सत्यात्मक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है। तो मित्रों, गांधी को थोरो, कारपेंटर, रस्किन से जोड़ के देखने से अच्छा है कि हम सनातन भारत का जो सनातन सत्य इसकी ज्ञान परंपरा में है उससे जोड़कर हम देखें। और अंतिम बात आप देखिए कि गीता से गांधी अपनी बातों को कितना आहरित करते हैं। गीता पर पता नहीं कितने शंकराचार्य से लेके अब तक कितने लोगों ने गीता पर भाष्य लिखा, लेकिन गांधी ने जो गीता पर कमेंट्री लिखी उसका शीर्षक दिया उन्होंने गीता माता। गीता माता, इस पर हम लोग कभी विचार नहीं करते हैं कि गांधी जैसा आत्मचेता व्यक्ति ये शीर्षक क्यों दिया। ये शीर्षक मुझे यह बताता है कि मोहनदास करमचंद गांधी तो पुतली बाई के गर्भ से पैदा हुआ, लेकिन जिस गांधी को हम महात्मा गांधी कहते हैं वह गीता माता के गर्भ से पैदा हुआ। और यह बात जो है वह बौद्धों के महायान परंपरा से प्रमाणित होती है कि बौद्धों की महायान परंपरा में कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो महामाया के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन तथागत बुद्ध जो हैं वो प्रज्ञा के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए वहां प्रज्ञा को बुद्ध की माता कहा जाता है। तो पुतली बाई से तो मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुआ, लेकिन जिस गांधी को हम महात्मा कहते हैं वह तो गीता माता के गर्भ से पैदा हुआ है। तो हमें गांधी को सनातन भारत, अहिंसक सत्यान्वेषी भारत की ज्ञान परंपरा से जोड़कर हमें गांधी को समझने का प्रयास करना चाहिए। मेरी गांधी की जो परियोजना के समझने के जो 5 पहलू हैं उसका मैंने बहुत संक्षेप में आप लोगों के सामने रखा, और मेरा प्रयोजन ये है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी सनातन गांधी की इस वैचारिक परियोजना में आप भी अपनी आहुति दें, आप भी अपने तरीके से सोचें और सनातन गांधी को हम लोग मजबूत तरीके से आज के आधुनिक सभ्यता के सामने उसी सत्य और अहिंसा के लाठी लिए हुए गांधी को फिर से, जो आज की आधुनिक सभ्यता है जिसने सुरसा की तरह विकराल रूप धारण कर लिया है, उसके सामने सत्य और अहिंसा की लाठी लिए हुए गांधी को, सनातन गांधी को हम लोग मजबूती से खड़ा कर सकें। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया और गांधी जयंती के एक दिन पहले गांधी के विषय में कुछ गुनने का अवसर दिया, और आप लोग भी वक्तव्य देंगे, उसे सुनने का भी मुझे लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं इस गांधी सम्मेलन के आयोजकों के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, और आभासी मंच पर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनके प्रति शुभाशंसा और साधुवाद प्रकट करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर।